अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा वेरिएबल कॉस्टिंग एंड सेगमेंट रिपोर्टिंग जो कि एक मैनेजमेंट का टूल होता है, उसके ऊपर हमारे लेक्चर चल रहे थे और हमने 2 से 3 बेसिक लेक्चर में, जिसमें हमने इसका डिफरेंस वेरिएबल और अब्सॉर्प्शन का और उसके ऊपर यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट जो है वो कैलकुलेट करने का एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। तो आज के लेक्चर के अंदर हम गैरिसन नोरिन ब्रीवर की मैनेजेरियल अकाउंटिंग की एडिशन 15 की बुक से ये चैप्टर जो है वो एक्सरसाइज 1 से सॉल्व करना आपको बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। और आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि दोनों एक्सरसाइजेस के अंदर वो आपसे क्या पूछ रहा है और किस तरीके से उसकी कैलकुलेशन होगी, क्या चीज़ किसकी क्या मीनिंग होगी। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी मसला मसाइल हो, कोई भी डाउट हो, तो आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके मुझसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि इधर सीधा करियर कंपनी इज़ अ फैमिली ओन कंपनी। ठीक है ना, फैमिली है एक, उन्होंने मिलकर बनाई हुई है ये कंपनी। लोकेटेड इन द विलेज ऑफ ग्यानियार ऑन द आइलैंड ऑफ बाली इन इंडोनेशिया। ठीक है जी। द कंपनी प्रोड्यूसेस अ हैंड क्राफ्टेड बालिनीज म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, हाथ से बनाए गए या हैंड क्राफ्टेड बालिनीज, यानी कि वो बाली को कागे के बाली की जगह के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो बनाती है ये कंपनी, जो कि क्या कहलाता है, इज कॉल्ड गैमलन, दैट इज सिमिलर टू जाइलोफोन। जो आपका जाइलोफोन होता है उसके बिल्कुल सिमिलर होता है। तो द गैमलन आर सोल्ड फॉर $850। गैमलन जो है वो $850 का बेचा जाता है। इसका मतलब है कि ये इसकी सेलिंग प्राइस हो गई। सेलेक्टेड डेटा फॉर द कंपनीज ऑपरेशन लास्ट ईयर फॉलो। ठीक है ना, कंपनी के ऑपरेशन का लास्ट ईयर जो था वो ये रहा, उसका डेटा आपके पास गिवन है सिलेक्टेड कि यूनिट्स इन बिगिनिंग इन्वेंट्री, कि जब साल शुरू हुआ तो बिगिनिंग इन्वेंट्री में कोई यूनिट इनके पास नहीं था। तो इस साल इन्होंने 250 यूनिट प्रोड्यूस किए और उसमें से 225 यूनिट सोल्ड कर दिए। तो 250 में से 225 माइनस करवाओ तो एंडिंग इन्वेंट्री 25 यूनिट बच गया। ठीक है जी। फिर कह रहे हैं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट पे वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी इनकर्ड हो रही है। डायरेक्ट मटेरियल $100, ठीक है ना, एक यूनिट पे। डायरेक्ट लेबर $320 और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स वगैरह $40 पर यूनिट और वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव $20। उसके बाद फिक्स कॉस्ट, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड आपके $60,000 के लग रहे हैं और फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो $20,000 लग रहे हैं। ठीक है जी। तो ये आपके पास पूरा डेटा गिवन है और आपको कह रहा है कि अज्यूम करो दैट द कंपनी यूजेज एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग, एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग यूज़ कर रही है और तो उससे आपने कंप्यूट करना है यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट फॉर 1 गैमलन, के एक गैमलन की प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होगी। तो अब्सॉर्प्शन कॉस्ट क्या होती है, अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा तो वो देख सकते हैं और थोड़ा सा मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग का एक ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर तमाम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वो इंक्लूड होती हैं। डायरेक्ट मटेरियल जैसे हो गया, डायरेक्ट लेबर हो गया, बोथ वेरिएबल एंड फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड हो गए, ये सब का सब यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट का पार्ट होता है। ठीक है जी। और सेकंड पार्ट में आपको कह रहे हैं कि अज्यूम ये करें कि कंपनी यूज़ करती है वेरिएबल कॉस्टिंग। ठीक है, तो कंप्यूट करना है आपने यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट फॉर 1 गैमलन। तो वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्टिंग क्या होती है, आप वो कॉस्टिंग का मेथड जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मैंने पहले बोल दिया, ये तमाम चीज़ें इंक्लूड होती हैं एक यूनिट की प्रोडक्ट कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है जी। तो चलते हैं हम इसके सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि पहले पार्ट में हमारे पास क्या चीज़ें होंगी। तो अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग की बात करें तो क्या कहा कि तमाम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो है वेरिएबल और फिक्स जो है वो प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर, यूनिट प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होती हैं। तो यहाँ पर तमाम करेंसी वैल्यूज़ जो हैं वो रुपया में लिखी हुई हैं।
तो अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग में एक यूनिट बनाने पे, एक गैमलन बनाने पे 100 रुपये का या $100 का मटेरियल लग रहा है। डायरेक्ट लेबर जो है वो $320 की लग रही है। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जो है वो $40 का लग रहा है। और अगर हम बात करें फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की तो टोटल 60,000 था, और एक यूनिट, और आपने यूनिट कितने प्रोड्यूस किए 250, तो डिवाइड करवाया तो पर यूनिट आपका बनता है $240, ठीक है ना। यानी कि एक गैमलन पे $240 का फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड बनता है। तो इन सब को टोटल किया तो अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग आपका एक यूनिट जो है वो $700 या $700 का पड़ता है, ठीक है जी। और अगर दूसरे मेथड की बात करें तो अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग ओनली द वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग, अभी मैंने डेफिनेशन बताई कि सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग, कौन सी, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होती हैं। तमाम वैल्यूज़ आपकी रुपये में लिखी हुई हैं। तो इसमें वेरिएबल कौन सी आ गई, डायरेक्ट मटीरियल $100 पर डॉलर या $100 पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर $320 पर यूनिट, और वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 40, उसके अलावा कोई चीज़ नहीं आएगी। तो वेरिएबल कॉस्टिंग के मुताबिक पर यूनिट की प्रोडक्ट कॉस्ट कितनी हो गई, 460 की हो गई। तो इन दोनों में काफ़ी फ़र्क है। तो यहाँ पर ये भी देख लें कि सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो है वो एज अ प्रोडक्ट कॉस्ट कंसिडर्ड नहीं किए जाते, ना ही अब्सॉर्प्शन में ना ही वेरिएबल कॉस्टिंग में, क्योंकि ये एक्सपेंसेस जो हैं वो हमेशा पीरियड कॉस्ट ही कंसिडर किए जाते हैं, जो कि करंट पीरियड के रेवेन्यू के अगेंस्ट चार्ज किए जाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों की प्रोडक्ट कॉस्ट आ चुकी है, यहाँ पर 700 और यहाँ पर 460, ठीक है जी। तो अगर मैं इसको माइनस करवाऊँ तो हमारे पास वाज़े तौर पर आपको नज़र आ रहा है कि 240 रुपये का डिफरेंस है, ठीक है। यानी कि एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग जो है, एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग की जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है किससे, आपकी वेरिएबल कॉस्टिंग से, ठीक है जी। तो ये देख लेते हैं। अब इसके बाद दूसरे पार्ट में आपको क्या कह रहा है, असल में दूसरा पार्ट मैंने साथ में इसलिए बनाया कि दोनों सवाल एक साथ मिला कर दिए हुए थे। तो मैं चलता हूँ अब इसके दूसरे पार्ट की तरफ और देखते हैं कि वो इसमें क्या कहते हैं। तो एक्सरसाइज 6.2 में वो क्या कह रहा है कि रेफर टू द डेटा इन एक्सरसाइज 6.1, कि जो डेटा 6.1 में दिया हुआ था, इधर सीधा करिए कंपनी के हवाले से, द अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट प्रीपेयर्ड बाय द कंपनीज अकाउंटिंग फॉर लास्ट ईयर अपीयर एज फॉलोज। कंपनी के अकाउंटेंट ने लास्ट ईयर जो इनकम स्टेटमेंट बनाई थी वो अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग से बनाई थी। अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग जो कि आपकी ट्रेडिशनल कॉस्टिंग होती है, ठीक है ना। तो वो ये बनाई हुई है कि सेल्स आपके पास $1,91,250 के हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी तमाम कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग आ गई 157,500, माइनस किया तो ग्रॉस मार्जिन या ग्रॉस प्रॉफिट 33,750 आ गया। सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस फिक्स जो है वो 24,500 के हैं, और नेट ऑपरेटिंग इनकम आपकी 9,250 आ गई। तो ये आपके पास इनकम स्टेटमेंट दी हुई है, ठीक है जी। तो देखते हैं कि इसके रिक्वायर्ड में आपको क्या कह रहा है, और फिर आगे हमने इसका डिफरेंस किस तरीके से डिस्कस करना है। सो रिक्वायर्ड में आपको कहा जा रहा है डिटरमाइन, पहला वाला, हाउ मच ऑफ द एंडिंग इन्वेंट्री कंसिस्ट ऑफ फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट डेफर्ड इन इन्वेंट्री टू द नेक्स्ट पीरियड, ठीक है ना। कि एंडिंग इन्वेंट्री की जो कॉस्ट है या एंडिंग इन्वेंट्री जो है उसके अंदर फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कितनी कॉस्ट शामिल है जो कि नेक्स्ट पीरियड के अंदर जाएगी। पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं कि प्रिपेयर एन इनकम स्टेटमेंट, एक इनकम स्टेटमेंट बनाओ फॉर द ईयर यूजिंग, इस साल के लिए वेरिएबल कॉस्टिंग मेथड से। एक्सप्लेन, ये भी करो द डिफरेंस इन नेट ऑपरेटिंग इनकम बिटवीन द टू कॉस्टिंग मेथड, के दोनों कॉस्टिंग मेथड से जो आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम का रिजल्ट आया है उसमें डिफरेंस क्यों है, वो अलग क्यों है। तो सबसे पहले पहले पार्ट का आंसर देते हैं, आफ्टर दैट दूसरे पार्ट का आंसर देते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले नोट कर लें कि तमाम करेंसी वैल्यूज जो हैं वो 1000 और रुपया या डॉलर में आप लिख सकते हैं, आपकी मर्जी जैसे चाहें। तो सबसे पहले आपके पास पहले पार्ट का आंसर कितना था कि आपके पास एंडिंग यूनिट कितने बच्चे थे, 25। तो एंडिंग यूनिट कैसे पता, क्योंकि उसने रेफ़र किया पहले ही डेटा को,
तो यहाँ पर देखें कि आपके पास 250 जो हैं वो प्रोड्यूस हुए थे, 225 सोल्ड हुए, तो 25 आपके रह गए। ठीक हो गया। तो आपके पास एंडिंग इन्वेंट्री में कितने यूनिट्स हैं? 25 यूनिट्स हैं इन एंडिंग इन्वेंट्री, मल्टीप्लाई बाय 240 पर यूनिट फिक्स मैन्युफैक्चरिंग। तो ये कहाँ से आपने निकाला था? 240 यहाँ से निकाला था अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड में। ठीक है जी, कि 250 यूनिट बनाए, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 60,000 के, डिवाइड करके 240 आ गया पर यूनिट की। ठीक है जी। तो आपके पास पर यूनिट फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितने हैं? $240। तो जब आपने इसको मल्टीप्लाई करवाया तो टोटल आपके पास कितना आ गया? $6,000 कह लें या रुपया कह लें। ठीक है ना, इतनी कॉस्ट आपकी शामिल है एंडिंग इन्वेंट्री के अंदर। उसके बाद सेकंड पार्ट में उसने कहा कि आपने वेरिएबल कॉस्टिंग से इनकम स्टेटमेंट बनानी है। अच्छा सर, बना देते हैं और डिफरेंस उसके बाद बताऊंगा मैं आप। ठीक है जी। तो वेरिएबल कॉस्टिंग के अंदर आपके पास ये जो सेल्स गिवन है, ये सेल्स आपने एज इट इज़ ले ली 191,250 की। ठीक है जी, जो कि यहाँ पर आ गई। अब वेरिएबल एक्सपेंस में आपने चीज़ों को अलग किया। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि 225 यूनिट आपने बेचे हैं तो कॉस्ट उसी की आएगी, बाकी 25 जो हैं वो तो एंडिंग के। 460 पर यूनिट। ठीक है ना, 460 कहाँ से आया इसका भी मैं आपको बता देता हूँ। ये जो वेरिएबल कॉस्टिंग से आपने पर यूनिट कैलकुलेट किया था, ये 460 यहाँ से आया। ठीक है जी। तो जब आपने मल्टीप्लाई किया तो टोटल आपके पास 1,03,500 हो गया। ठीक है ना, ये ज़ीरो नीचे आ गया, इसको मैं काट के ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है। उसके बाद वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जो हैं पर यूनिट 20 रुपये और 225 यूनिट पर लगे। 20 रुपये पीछे हमने कैलकुलेट किया था, मल्टीप्लाई किया तो 4,500। तो जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो कह लें तो वो 1,08,000 बनती है। सेल में से माइनस किया तो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन CM आ गया 83,250। ठीक है जी। उसके बाद फिक्स एक्सपेंसेस में हमारे पास फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कितने थे? 60,000 और फिक्स सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितने थे? 20,000। तो ये टोटल बन गए 80। तो 83,250 में से 80,000 माइनस करवाया तो आपके पास नेट ऑपरेटिंग इनकम कितनी आ गई? $3,250। ठीक है, ये बात अभी याद रखिएगा। वेरिएबल से कितनी आ रही है? 3,250। और अगर एब्सॉर्प्शन की बात करें तो 9,250 आ रहा है। ठीक है, यानी कि पूरे 6,000 का फ़र्क है, पूरे 6,000 रुपये का फ़र्क है। तो यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ कि एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग की जो नेट इनकम है, नेट इनकम की बात हो रही है। ठीक है, एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग की जो नेट इनकम है वो वेरिएबल कॉस्टिंग की नेट इनकम से ज़्यादा है। ठीक है जी। ये है 9,250 जो कि पीछे कैलकुलेटेड है, इज़ ग्रेटर देन, ये आपने कैलकुलेट की 3,250। इन दोनों के दरमियान का सर डिफरेंस कितना? सर इन दोनों के दरमियान का डिफरेंस पूरे 6,000 का। तो सर ये डिफरेंस क्यों आया? इसी का तो डिफरेंस उसने पूछा था। तो कह रहे हैं कि नीचे स्टेटमेंट वैसे मैंने लिखी हुई है, मैं इसको एक और तरीके से भी बताता हूँ। द डिफरेंस इन नेट ऑपरेटिंग इनकम बिटवीन वेरिएबल एंड अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग कैन बी एक्सप्लेन बाय द डिफरेंस ऑफ फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट एंड इन्वेंट्री दैट हैज़ टेकन प्लेस अंडर द अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग अप्रोच। नोट फ्रॉम पार्ट 1 द ₹6,000 of fixed manufacturing overhead cost has been deferred in inventory to the next period. Thus, net operating income under absorption costing approach is 6,000 higher than it is under variable costing. ठीक है जी। तो आपके पास ये जो एंडिंग इन्वेंट्री के अंदर आपकी फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की 6,000 रुपये की जो कॉस्ट शामिल थी ना, उसकी वजह से सारा का सारा खेल हो रहा है। ठीक है ना, यानी कि उसने क्या कहा कि जो डिफरेंस आ रहा है वेरिएबल और अब्सॉर्प्शन में, वो किस तरीके से एक्सप्लेन हो रहा है कि फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट जो है एंडिंग इन्वेंट्री के अंदर वो आ रही है जब आप अब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग मेथड को यूज़ करते हैं। तो ठीक है ना, यानी कि जब आप नॉर्मल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालते हैं तो उसमें क्या करते हैं? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री ओपनिंग होता है, परचेज आप ऐड करवाते हैं या कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर, और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री एंडिंग जो है वो माइनस करवा देते हैं। ठीक हो गया। तो इसकी वजह से आपका आ रहा है।
इसको समझाने का एक और तरीका क्या है कि देखें, वेरिएबल कॉस्टिंग और एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग की नेट ऑपरेटिंग इनकम जब भी बराबर होगी तो इसका मतलब क्या है कि आपने जितनी प्रोडक्शन की है उतनी ही सेल्स होगी। इसका मतलब है कि इन्वेंट्रीज रिमेन सेम, जबकि ऐसी यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं हुई। बिगिनिंग इन्वेंट्री आपके पास नहीं थी, एंडिंग इन्वेंट्री 25 यूनिट बच गए थे। अच्छा, वेरिएबल कॉस्टिंग की नेट ऑपरेटिंग इनकम कम हो किससे? एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग से। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोडक्शन आपने ज़्यादा की है और सेल्स आपकी कम हुई है। इसका मतलब इन्वेंट्रीज आपकी ग्रो हो रही हैं। तो यही वाली कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो रही है, बिल्कुल अप्लाई हो रही है। कि आपने प्रोड्यूस तो कितना किया? 250 किया, लेकिन सेल आपने कितना किया? 225 किया, तो 25 बच गया, तो इन्वेंट्री ग्रो हो रही है। और जब वेरिएबल कॉस्टिंग की इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम ज़्यादा होगी एब्सॉर्प्शन से, तो प्रोडक्शन कम होगी, सेल्स आपकी ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब है कि आपकी इन्वेंट्री श्रिंक हो जाएंगी, यानी कि कम पड़ जाएंगी। तो दिस इज़ द रीज़न कि आपकी नेट ऑपरेटिंग इनकम के अंदर वेरिएबल और एब्सॉर्प्शन कॉस्टिंग की डिफरेंस होता है। सो आई होप कि ये पूरा क्वेश्चन दोनों पार्ट में आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।